वेलकम बैक दोस्तों, ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों इस 20 क्वेश्चन में से आपको 15 से अधिक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। आपको 100% क्वेश्चन इस पीडीएफ से देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पीडीएफ और ये क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। दोस्तों प्रश्न को देखते ही आपको प्रश्न में जो जो पूछा है और जो जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको क्या दिया है? आपको +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो ये +4D, दोस्तों डी क्या है? तो डी जो है ये डायोप्टर है, इसको डायोप्टर बोलते हैं और ये लेंस की क्षमता को मापने का एक मात्रक होता है जिसे कि डायोप्टर बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा, डायोप्टर होता है ये, जो कि लेंस की क्षमता को मापने का एक मात्रक होता है। तो यहाँ पे आपको इसको पी से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता को मात्रक को पी से डिनोट करते हैं। तो पी इक्वल टू आपका कितना दिया है? +4 डायोप्टर। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। इसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है? तो आपको ज्ञात करना है एफ यानी फोकस। फोकस हमको ज्ञात करना है, फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपका फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f होता है। P इक्वल टू होता है आपका 1/f। ठीक है, P यानी कि आपकी लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको आप P यहाँ पे दिया हुआ है और हमको ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी 1/f होता है। तो जब हम f का मान निकालेंगे तो f इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? f इक्वल टू हो जाएगा 1/p हो जाएगा। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप f का मान निकालेंगे यानी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो f इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/p। तो 1/, जब हम p करेंगे, p का मान हम कितना है? p का मान हमारा है 4 डायोप्टर। तो दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.25। जब आप एक में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.25, जो कि आपकी लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये मीटर में होगी। लेंस की जो फोकस दूरी है आपकी 0.25 आ जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है +0.25 मीटर, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन an object of mass 1 kg that is free to move it will move। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और इसके आगे के एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस 100% बनते हैं। दोस्तों आपको सेम यही क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिलेगा, पर आपको सेम फार्मूले पे यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आप स्क्रीनशॉट भी हो सके तो ले लें और इसको नोट अवश्य करते चलें। दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन को आप देखते हैं सबसे पहले उसमें पूछा क्या है और ज्ञात क्या करना है आपको इसमें लिख लेना है। दोस्तों इसमें प्रश्न में अगर देखेंगे तो इसमें क्या दिया है? 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। मास यानी जो द्रव्यमान है वो आपका 1 kg दिया हुआ है। मास जो है द्रव्यमान वो 1 kg दिया हुआ है। इसके साथ साथ 1 न्यूटन का बल है। फोर्स जो आपका है यानी F आपका जो है वो 1 न्यूटन का है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है गति ज्ञात करना है, जो कि ए से डिनोट करते हैं। त्वरण ए से डिनोट करते हैं, ए हो गया आपका ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप जानते होंगे कि हमारा एक फार्मूला होता है F इक्वल टू एम इंटू ए। F इक्वल टू एम इंटू ए बहुत ही कॉमन सा फार्मूला है और ये फार्मूले आप सभी अच्छे से जानते होंगे। तो इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं।
आपको ज्ञात करना है ए। तो अगर आप ए ज्ञात करेंगे तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ बाई एम। एफ का मान हमने क्या ज्ञात किया था, तो एफ का जो हमारा मान था वो आया था 1, ठीक है। हमारा एफ जो है यानी 1 न्यूटन ही है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और बाई एम यानी द्रव्यमान जो है वो भी 1 है। तो दोस्तों 1/1 हो जाएगा, यानी 1 हमारा आ जाएगा ए का मान। ए का मान हमारा हो जाएगा 1। 1 आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स की चाल से ये चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज। कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस को कॉन्केव लेंस कहा जाता है, वहीं जो आपका उत्तल लेंस होता है उसे कॉन्वेक्स कहा जाता है। तो ये जानते होंगे आप। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। दोस्तों आवर्धन जो होता है इसे हम एम से डिनोट करते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज आपको पड़ेगा। तो एम से आवर्धन को डिनोट करते हैं। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, दोस्तों ये निश्चित होता है। अवतल लेंस से बना जो आपका प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन जो होता है वो निश्चित होता है। दोस्तों अवतल लेंस से प्रतिबिंब वस्तु की हर स्थिति में आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस की ऐसी प्रकृति होती है कि इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी बनता है। आभासी बनता है, यहाँ पे आभासी है, और इसके साथ साथ सीधा बनता है। अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनता है ना वो सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है तथा वस्तु अगर आपका मान लीजिए आपका वस्तु यहाँ पे ये है, जो प्रतिबिंब बनेगा उससे छोटा बनेगा। सॉरी, यहाँ पे वस्तु जो आपका ये है तो उसका प्रतिबिंब जो है उससे छोटा बनेगा अवतल लेंस की स्थिति में। दोस्तों इसी प्रकार प्रतिबिंब का आवर्धन जो होगा वो सदैव 1 से कम होता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर देखेंगे ए जो है 1 से कम, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, लेस देन 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या है। द एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स इज। दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए एफ इक्वल टू होता है आपका एम इंटू ए, ये होता है ना, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम जो है वो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। उसी प्रकार आपका जो ए है यानी कि त्वरण जो है, एक्लीक्रेशन जिसे बोलते हैं, तो इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी प्रकार आपका जो बल का एसआई मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, बल का जो आपका एसआई मात्रक है वो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला दिया हुआ है किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, सी दिया हुआ है आपका 2 किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2 और डी दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका किलोग्राम यानी किग्रा, यहाँ पे लिख सकते हैं किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द इनेर्टिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, यानी कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। दोस्तों आपको बताना है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, बी है वस्तु के द्रव्यमान पर यानी कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी है गुरुत्वीय त्वरण पर यानी कि एक्रीरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी है वस्तु के आकार पर। तो दोस्तों आपका जो किसी भी वस्तु का जड़त्व जो होता है वो उस वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर निर्भर नहीं करता है और इसके साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर नहीं करता है, और इसके अलावा अगर बात करें तो वस्तु के आकार पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
पर इसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान पर यानी उसके मास पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी मीन्स क्या है, यानी जी का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप जो जी देख रहे हैं, जी जो है वो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण है, यानी कि एक्लेरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग क्या फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु जो गिर रही है तो उसको हम जी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से इसको देखिएगा। द मास ऑफ द मून इज अबाउट 1/81 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। इफ द अर्थ ग्रेविटी ऑन द मून इज बी देन द मून्स ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल बी, यानी कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है, 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी का चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मास जो है वो दे दिया है, क्या दिया है 1/81। इसके साथ साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी जी का जो मान है वो आपका क्या दिया है F है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो F हो, ठीक है। यहाँ पे F को आप बल नहीं मानना है, फोर्स ही है, पर ये वो गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पे क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। तो दोस्तों आपका फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका है F=m ए या फिर यहाँ पे आप जी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण ही है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण भी होता है। तो आपका हो जाएगा F=m×a। आपको F गुरुत्वाकर्षण बल B होगा तो आपको ज्ञात करना है F। तो F क्या हो जाएगा, m आपका कितना था, m आपका क्या था, m आपका था क्या 1/81। तो यहाँ पे 1/81 इंटू यहाँ पे g का मान हमने क्या रखा था, g का मान हमारा है F, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू F। तो आपका क्या आ जाएगा F/81। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कि इसका जो आंसर था वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था। तो आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। दोस्तों अगला ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दोस्तों ये आपका डेफिनेशन ही है ऊर्जा का, किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा यानी एनर्जी। नेक्स्ट है विद्युत सेल स्रोत है, इलेक्ट्रिकल सेल सोर्स। इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो किसका स्रोत है आपको बताना है। दोस्तों जो विद्युत सेल होता है ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो आपका विद्युत सेल होता है ना वो आपका विद्युत ऊर्जा का ही एक स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है। फ्यूज इज द मेल्टिंग ऑफ वायर। दोस्तों फ्यूज तार का जो गलनांक होता है यानी कि वह तापमान जिस पर कि फ्यूज का जो तार होता है वो गल जाता है, तो उसका गलनांक कितना होता है, अधिक होता है, उच्च होता है, कम होता है या फिर क्या होता है। तो जो आपका फ्यूज वायर होता है इसका गलनांक कम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं कम यानी कि लेस हमारा करेक्ट होगा। अल्टीमेट जीरो हीट इज यानी कि परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप जो होता है वो जीरो केल्विन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, यानी कि जीरो केल्विन जो ताप होता है केल्विन पैमाने पे वो आपका परम शून्य ताप कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको सेम क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में 100% लिख के मैं दे देता हूँ आपको। 100% आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, पर आपके यहाँ पे आंकड़े चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों बहुत ही ध्यान समझिएगा। इफ़ देयर इज 12 वोल्ट 60 वाट ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब देन इट विल स्टीम, यानी कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है तो इसमें धारा क्या होगी। तो दोस्तों आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमको बता रखा है कि कोई भी प्रश्न हो तो उसमें जो जो दिया है उसको लिख लीजिए और जो पूछा है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट यानी भी का मान जो है आपका 12 वोल्ट दे रखा है, इसके साथ साथ 60 वाट अंकित है। दोस्तों वाट को हम पी से डिनोट करते हैं, पी यानी पावर, पावर यानी शक्ति। तो यहाँ पे 60 वाट दे रखा है, ठीक है, 60 वाट। इसके साथ आपको ज्ञात क्या करना है, आपको धारा ज्ञात करना है, यानी कि आई का मान ज्ञात करना है। आई का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अगर आप तीनों को मिलाकर देखेंगे तो आपको एक फार्मूला याद आएगा, क्या याद आएगा, P = V × I।
P इक्वल टू V इंटू आई। ये फार्मूला आपको याद होगा, और नहीं याद है तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओम के रूल्स के बाद आपका यही फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, P इक्वल टू V इंटू आई। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है इसमें धारा। तो P इक्वल टू V इंटू आई, और आपका I निकालेंगे तो I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, P बाई V हो जाएगा। तो आपको P यानी पावर जो है वो दिया हुआ है 60 वाट, और आपको वोल्ट यानी जो वोल्ट है वो आपको कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे वोल्टेज 12 वोल्ट से, तो 12 से जब आप 60 को डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 5 बार जाएगा आपका, 12 5 जा यानी 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे 5 आएगा आपका, 5 क्या आएगा आपका, धारा का मान, आई का मान आपका आएगा 5 एम्पियर। धारा का मात्रा जो होता है वो एम्पियर होता है, तो 5 एम्पियर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, यानी कि 5 एम्पियर जो होगी वो धारा इसमें बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट इज द इनग्रेडिएंट, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है वो आपका होता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक को डिनोट कैसे करते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श कृषिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि द आइडियल काइंड ऑफ एब्सोर्प्शन कैपेसिटी इज द, यानी जो आदर्श कृषिका होती है ना, इसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है। तो आदर्श कृषिका की यानी जो आइडल कृषिका की अवशोषण क्षमता होती है वो आपकी 1 होती है, ओनली 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आदर्श कृषिका का यहाँ पे अर्थ क्या है, तो अगर आप गर्मी के मौसम में अगर आप कलरफुल कपड़े पहनते हैं, यानी अगर आप रंगीन कलरफुल कपड़े को पहनते हैं तो आपको अधिक गर्मी होती है। इसका कारण क्या होता है कि आदर्श कृषिका जो होता है ये काले रंग का होता है, और ये अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषण करता है। जो आपका गाढ़ा रंग होता है ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। वहीं अगर आप गर्मी के मौसम में अगर आप सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, अगर आप सफ़ेद कपड़े को पहनते हैं, तो क्या होता है कि आपको जब प्रकाश इस पर आपतित होता है तो इस पर प्रकाश का अधिकतर 90% भाग जो होता है वो परावर्तित हो जाता है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो सफ़ेद कपड़े पहनने से आपको गर्मी कम होती है, आपको अधिक गर्मी नहीं होती है। तो यही कार्य होता है आदर्श कृषिका का, यही कार्य होता है। तो आदर्श कृषिका का जो अवशोषण क्षमता होती है वो 1 होती है। आदर्श कृषिका क्या हुआ, यानी आदर्श कृषिका वह कृषिका होगी जो कि इससे अधिक आपकी अवशोषण क्षमता किसी की नहीं होगी, इसलिए इसको आदर्श कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूट एंड द अल्टरनेटिव रिएक्शन ऑफ एल्कोलिसेज, अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया को या अभिक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया, यानी न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया इसे कहते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों परस्पर मिल करके इस अभिक्रिया को पूर्ण करती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने पढ़ा, तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है, पुट इन द पॉलिसी इज इन द एक्शन, यानी उदासीनीकरण क्रिया में बनता क्या है, क्षारक बनता है, अम्ल यानी एसिड बनता है, एल्कोहल यानी क्षार बनता है, या फिर लवण व जल यानी कि साल्ट एंड वाटर बनता है। तो दोस्तों उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है इसमें आपके कौन कौन भाग लेते हैं, इसमें कौन भाग लेते हैं, हमने पहले अभी पिछले प्रश्न में करा था, क्या करा था कि अम्ल और क्षार परस्पर मिल करके उदासीनीकरण की अभिक्रिया को पूरा करते हैं। तो इसकी अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है ना, जो हमें मिलता है वो भी आपका लवण तथा जल ही मिलता है। तो यहाँ पे साल्ट एंड वाटर यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज़्यादातर बच्चों को ये जो इसका फार्मूला है ना याद नहीं हो पाता है। फिल्क इज एंटी न्यूक्लियर, फिटकरी का अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र को एम से डिनोट करते हैं, इसका अणु सूत्र क्या होता है,
तो फिटकरी जो होता है इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। यहाँ पे देखेंगे अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिटकरी का अर्थ सूत्र ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा। हाइड्रोक्साइड आयंस असाइनमेंट इन अ सॉल्यूशन इज 1 into 10 to the power minus 12 मिल पर लीटर। दिस सॉल्यूशन विल हैव द pH वैल्यू, यानी कि 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH यहाँ पे आपका रिचार्ज का आयन का सांद्रण 1 into 10 to the power minus 12 मोल पर लीटर है। इस विलियन का pH मान क्या होगा? दोस्तों अगर आपको pH मान निकालने नहीं आता है तो आप हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके लिए हम आपके लिए एक अलग से पर्सनली वीडियो बना देंगे कि pH मान या फिर POH मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके बताइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों हर बार की तरह, हमेशा की तरह इस प्रश्न में भी जो जो लिया है आपको वो लिख लेना है। क्या लेना है? देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण है वो 1 into 10 to the power minus 12 मोल पर लीटर है, यानी POH का जो मान है वो आपका कितना है? 1 into 10 to the power minus 12 मोल पर लीटर है। इस विलयन का pH मान आपको ज्ञात करना है, pH मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का जो मान है वो आपको कितना दिया है? 1 into 10 to the power minus 12 मोल पर लीटर। देखिए POH का जो मान दिया है वो आपका दिया है 1 into 10 to the power minus 12 मोल पर लीटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका फार्मूला होता है आपका POH इक्वल टू माइनस लॉग OH। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ POH इक्वल टू माइनस लॉग OH। ठीक है, इस फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों जल्दी से इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, जल्दी से इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए POH इक्वल टू माइनस लॉग OH। OH का मान क्या है? OH का मान क्या है दोस्तों? यहाँ पे 1 into 10 to the power minus 12 लिखा है, तो यहाँ पे हम 1 को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 1 का जब हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। तो यहाँ पे माइनस लॉग यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 to the power minus 12। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आई गया होगा कि देखिए POH हम ज्ञात कर रहे हैं इक्वल टू आपका फार्मूला है माइनस लॉग OH। तो OH का मान हमको यहाँ पे दे ही रखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग OH की जगह पे हम इसका मान रख देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे माइनस लॉग 10 to the power minus 12 है, तो ये आप जानते होंगे लॉग m पावर n इक्वल टू लॉग, अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा तो लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m। ऐसे तो लिख ही सकते हैं, लॉग m पावर n अगर है तो इसे आप n लॉग m लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको हम करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ये है माइनस लॉग 10 to the power minus 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस पहले ही चिन्ह है तो आपका हो जाएगा माइनस 12 लॉग 10। ठीक है, माइनस 12 लॉग 10। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्लस में 12 लॉग 10। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका ये प्लस हो गया, 12 लॉग 10 हो गया। दोस्तों लॉग 10 जो होता है ना, इसका मान होता है, लॉग 10 का जो मान होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार आपका लॉग 2 का मान, लॉग 4 का मान, लॉग 3 का मान, आपको करीब 10 तक जितने भी होते हैं मान उसको आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी से नोट करना है क्योंकि आपको इसका मान याद होना चाहिए और इसको आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा या फिर मैं आपको इसका जो डिटेल है वो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए लॉग 10 जो होता है इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 12 लॉग 10। दोस्तों यहाँ पे पूरा देखिए आपका लॉग 10 है, तो यहाँ पे हम 1 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि लॉग 10 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 12 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? आपका 12 ही आ जाएगा। यानी आप जो POH हमने निकाला है, POH जो हमने निकाला है इसका मान आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? हमने POH निकाल दिया पर हमको ज्ञात तो करना है pH मान। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
पीएच मान और पीओएच मान दोनों का जो योग होता है ना, वो आपके 14 के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। क्या है कि देखिए, पीओएच यानी हाइड्रोक्साइड आयन का आपका क्या पीएच मान प्लस हाइड्रोनियम आयन होता है आपका पीएच, ठीक है, इक्वल टू आपका होता है कितना, 14। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो रिक्वेस्ट है कि इसको आप नोट कर लीजिए। आपका 100% 4 से 8 क्वेश्चन 100% इससे बन जाएगा। आपके 8 नंबर श्योर हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पीएच मान से रिलेटेड और आपके 8 अंक फिक्स हो जाएंगे। 100% कोई नहीं काट सकता। तो आपने इस फार्मूले को नोट कर लिया होगा। हमने पीएच मान निकाला है कितना, 12 प्लस पीएच मान हमको ज्ञात ही करना है। पीओएच का मान हमने 12 लिख लिया। पीओएच प्लस पीएच इक्वल टू 14 होता है। पीएच मान हमने 12 निकाला है प्लस पीएच इक्वल टू 14। 14 आपने लिख लिया फार्मूले के अकॉर्डिंग। जब हम पीएच मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14 तो इधर है ही और हमारा जो 12 है वो इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी पीएच मान जो आएगा वो आपका 2 आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा। द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एल्कोहली, यानी कि निम्न में से प्रबलतम क्षार कौन सा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रबलतम क्षार वह क्षार होता है जो कि अपने आयनों में बहुत ही आसानी से विघटित हो जाता है। दोस्तों अगर आप NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे तो देखिए, जब ये अपने आयनों में टूटता है, विभक्त होता है, तो आपका सोडियम प्लस और OH यानी हाइड्रोक्साइड माइनस में आसानी से टूट जाता है, विभक्त होता है, ये विभक्त हो जाता है। तो इसका अकॉर्डिंग ये मतलब हुआ कि ये आपका प्रबल क्षार होता है। यहाँ पे अगर आपको किसी भी एलिमेंट में कोई भी आपका यहाँ पे लवण है, अगर उसके सूत्र में OH जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा, अगर OH जुड़ा है तो वो आपका हाइड्रोक्साइड आयन हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OH जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है, OH जुड़ा है, OH जुड़ा है, ये आपके प्रबल क्या होंगे, क्षार होंगे। यानी हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें भी होंगे वे आपके प्रबल क्षार होंगे। वहीं जिस भी लवण में आपके केवल हाइड्रोजन देखने को मिलेगा तो वे आपके प्रबल अम्लीय होंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए इसको। आपको कोई भी अगर यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपको क्या दिया है, H2SO4 दिया हुआ है, H2SO4 दिया है, तो इसमें आपको OH कहीं दिख रहा है, OH कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, तो हाइड्रोजन इसमें है, तो ये क्या होगा, ये आपका जो H2SO4 है ये आपका अम्लीय होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित है, यानी हाइड्रोजन उपस्थित है। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे OH इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये सभी के सभी आपके क्षारीय लवण हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन में से कौन से अम्लीय हैं, कौन से क्षारीय हैं। तो अगर आपको हमारा ये जो रूल था क्लियर हो गया होगा तो बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर आधारित है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। आर देयर इन एक्वाटिक सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड, किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं। किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं, अम्लीय कब होता है, जब हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, बशर्ते क्या होगा कि आपके जो ये मान होंगे वो बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, आपके जो लवण होंगे वो भी अलग अलग हो सकते हैं। यानी यहाँ पे H2 दिया हुआ है, मैंने आपको एग्जाम्पल पे तौर पे बताया, क्या H2SO4 बताया, H2SO4 बताया, पर आपको हो सकता है H2SO4 दे ही ना, आपको कुछ और दे दे। तो आपके लवण के नाम चेंज हो सकते हैं, पर आपके क्वेश्चन जो हैं वो यही बनेंगे 100%। तो दोस्तों ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। हमने 20 टोटल प्रश्न को कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का भी प्रयास किया। अगर आपको प्रश्न समझ में आए हों तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों आपको मैं गारंटी देता हूं, इसमें से आपके 20 से 25 नंबर के प्रश्न 100% बनेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। इसके हम आगे के 20 क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द करा देंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में।